जय हिंद मेरे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जीएस आयुष में। आज हम लोग करेंगे बायोलॉजी की क्लास, जिसमें पढ़ेंगे सेल्स के बारे में। कल मैंने आपको सेल्स के बारे में कुछ बताया था कि कोशिका की खोज किसने की थी, और कोशिका के विभाजन के बारे में, और कोशिका सबसे बड़ी और सबसे छोटी कहाँ पाई जाती है। तो मैंने आपको कल इतना बता दिया था। अगर आप कोशिका के फर्स्ट क्लास नहीं देखे होंगे तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन क्लास में दे दूंगा, तो आप उसको जाकर देख लीजिएगा, तभी यहाँ से समझ में आएगा। तो आज हम लोग कोशिका के अंग के बारे में पढ़ेंगे, कोशिका के अंग के बारे में। तो कोशिका, सबसे पहले देखो कोशिका, ये समझ लीजिए कोशिका हो गई, ये एक कोशिका हो गई। तो ये जो है इसका बॉर्डर, कोशिका का बॉर्डर जिसके अंदर से कोशिका के सभी अंग रहते हैं, यह एक, इसे कोशिका झिल्ली कहते हैं, इसे कोशिका झिल्ली कहते हैं, जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, कोशिका झिल्ली। और यह झिल्ली प्रोटीन से बना हुआ होता है, यह झिल्ली प्रोटीन से बना हुआ होता है। तो इसके अंदर एक पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिका के अंदर पाया जाता है एक माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे अगर आप जूम करके देखेंगे माइक्रोस्कोप से तो वह कुछ इस प्रकार दिखता है। ये हो गया, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे आप जूम करें इसमें आ गया। ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक संरचना पाई जाती है, कुछ इस प्रकार एक संरचना होती है, जिगजैग, जिगजैग एक संरचना पाई जाती है इसमें। ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर एक ऐसी ऐसी संरचना पाई जाती है, ये संरचना पाई जाती है जिगजैग की, टेढ़ी मेढ़ी। तो ये पूछा जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्या कहते हैं। इसे जिसे क्रिस्टी कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं। तो इस संरचना को क्रिस्टी कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को, ये माइटोकॉन्ड्रिया होगा, इसके आंतरिक ये दीवार है, समझ लीजिए, इसे क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं। जब आप सांस लेते हैं, जब आप सांस लेते हैं तो नाक द्वारा फेफड़े में आता है, फेफड़े द्वारा ब्लड से वह सांस जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास। माइटोकॉन्ड्रिया फिर ऑक्सीश्वसन का कार्य करता है। तो हमारे शरीर में ऑक्सीश्वसन का कार्य कौन करता है? ऑक्सीश्वसन का कार्य माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा ही होता है। ऑक्सीजन से यह ऑक्सीश्वसन करता है। और ऑक्सीश्वसन करना कितना जरूरी है आप उसे जानते ही होंगे। तो इसीलिए कोशिका को पावर हाउस भी कहा जाता है, कोशिका को पावर हाउस कहा जाता है, कोशिका को नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया को। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहा जाता है। पावर हाउस किसे कहा जाता है शरीर का? माइटोकॉन्ड्रिया को। अब ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीश्वसन हो गया। अब इसी कोशिका के अंदर एक क्रेब्स साइकिल चलती है, एक क्रेब्स साइकिल चलती है कोशिका के अंदर, एक क्रेब्स साइकिल चलती है। क्रेब्स साइकिल कहिए, नहीं क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र कहिए चाहे क्रेब्स साइकिल कहिए, एक क्रेब्स चक्र चलती है। इसी क्रेब्स चक्र के चलते हुए आपके शरीर में 38 एटीपी का निर्माण होता है। कितने एटीपी? 38 एटीपी। एटीपी के बारे में मैं आपको अभी और कभी और बता दूंगा। ये एटीपी है, आगे बताएंगे एटीपी के बारे में। तो क्रेब्स साइकिल चलती है, क्रेब्स साइकिल चलने के बाद 38 एटीपी का निर्माण होता है। कितने एटीपी का? 38 एटीपी का निर्माण होता है। 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। कितने ग्लूकोज का? एक ग्लूकोज का, एक ग्लूकोज, एक ग्लूकोज। अब आप लोग समझ गए होंगे कि ग्लूकोज क्या होता है। ग्लूकोज, जब आप देखिए आपको कभी जुकाम खाम तो वो पेट दर्द करता है तो आपको डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर साहब कहेंगे कि आप ग्लूकोज पिए। तो ग्लूकोज क्या होता है? कुछ एनर्जी मिलती है। ठीक है। तो क्रिस्प साइकिल चलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रिस्प साइकिल चलता है। क्रिस्प साइकिल के फलस्वरूप 38 एटीपी का निर्माण होगा। 38 एटीपी का निर्माण होने के बाद एक ग्लूकोज का निर्माण होगा। जब एक ग्लूकोज का निर्माण, तो हमें ऊर्जा मिलेगी। जब ग्लूकोज से हमें ही ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और अब एक ग्लूकोज से आप जानते हैं कितनी ऊर्जा मिलती है? एक ग्लूकोज से 4.2 किलोग्राम कैलोरी, 4.2 किलोग्राम कैलोरी मिलती है हमें ऊर्जा। और हमें दिन भर काम करने के लिए 2500 कैलोरी की आवश्यकता होती है। कितनी? 2500 कैलोरी की आवश्यकता होती है हमें दिन भर काम करने के लिए। तो अगर आप खजूर खा लेंगे तो आपको समझ लीजिए दिन भर का होगा, क्योंकि 4 खजूर अगर आप खा लिए तो आपको दिन भर 2500 कैलोरी मिल गया। तो लेकिन शुगर उगर के मरीज को नहीं खिलाया जाता है, नहीं तो आप कहीं लाइए शुगर मरीज को खाओ खाओ थोड़ा बढ़े प्रोटीन। तो ये हो गया ऊर्जा। अब इसके बाद हम देखते हैं, ऊर्जा तो बन गया शरीर में,
ऑक्सीशन हुआ और क्रेब्स साइकिल चला, 38 एटीपी का निर्माण हुआ, 38 एटीपी ने एक ग्लूकोज का निर्माण कर दिया और ऊर्जा मिल गया हमें। ऊर्जा तो मिल गया शरीर को, माइक्रो कोशिका को। अब इस ऊर्जा का परिवहन भी जरूरी है, इस ऊर्जा का परिवहन भी जरूरी है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मुझे सबसे ज्यादा ऊर्जा हमारे जीभ को चाहिए, या नहीं कि पैर में चाहिए। कोई किसी मजदूर को उसके हाथ और पैर में सबसे ज्यादा ऊर्जा चाहिए। मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे सबसे ज्यादा मेरे जीभ में ऊर्जा चाहिए, मेरे मुंह में ऊर्जा चाहिए। तो इस ऊर्जा का परिवहन भी जरूरी है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। इसके अंदर एक क्रेब्स साइकिल चलती है, जिसके फलस्वरूप 38 एटीपी का निर्माण होता है। 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। अच्छा, हम माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था। और क्रेब्स साइकिल जो चलती है उसके अंदर क्रेब्स की खोज क्रेब्स ने किया था। क्रेब्स साइकिल की खोज क्रेब्स ने किया था। तो आप भी कोई खोज करिए, अपने नाम पर रख लीजिए। लेकिन भारत वाले क्या करते हैं कि यही मिठाई उठाई, रसगुल्ला, पेड़ा, उसको आकार बदल देंगे, पेड़ा, चमचम, यही सब खोज करते हैं भारत वाले। तो आप भी खोज करिए, आप भी अपना नाम रखिए। इससे बड़ी बात ये हो जाती है ना कि हम लोग जब हमारा खोजने का समय आया कुछ, तो अंग्रेजों ने राज किया, तो हम लोग लड़ाई भिड़ाई में भिड़ गए, तो हमारा विज्ञान ज्यादा आगे नहीं हो पाया। तो ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं इसके आगे गोल्जी बॉडी। हाँ दोस्तों, अब देखते हैं गोल्जी का है। माइटोकॉन्ड्रिया ने ऊर्जा तो बना दी है शरीर में, अब इसको परिवहन की जरूरी है। इसको परिवहन कौन करता है? गोल्जी काय करता है। इसका परिवहन कौन करता है? गोल्जी काय। ये हो गया गोल्जी काय। तो शरीर में ऊर्जा का परिवहन गाल्जी काय द्वारा होता है, इसलिए इसको ट्रैफिक ऑफ पुलिस भी कहते हैं, यातायात का साधन। तो शरीर का यातायात का साधन कौन होता है? गाल्जी काय होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ने ऊर्जा बना दिया। अब ऊर्जा बनाने के बाद उसको परिवहन की आवश्यकता तो होगी ही। तो ये तो है नहीं कि एक जगह पर ही रहेगा परिवहन। तो उस परिवहन का कार्य गोल्जी काय करता है। उस परिवहन का कार्य कौन करता है? गोल्जी काय। गोल्जी काय द्वारा ही ऊर्जा की परिवहन होती है। अब इसका बात आती है कोशिका में एक इस प्रकार की एक संरचना होती है, इस प्रकार से, इस प्रकार की, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसे कोशिका का कंकाल कहते हैं। तो कंकाल भी होना आवश्यक है, नहीं तो तुम पचक जाएगा। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रदीप्त जालिका, इंग्लिश तो नाच देगा, हिंदी तो आप इसको इंग्लिश में जानिए, अंतःप्रदीप्त जालिका। और यह अंतःप्रदीप्त जालिका जो होता है, अंतःप्रदीप्त जालिका, यह कोशिका को आंतरिक सपोर्ट देता है। कोशिका को आंतरिक सपोर्ट देता है, उसको पचकने नहीं देता है, क्योंकि यह कोशिका का, इसे कंकाल कहते हैं। कोशिका का कंकाल किसे कहेंगे? कोशिका का कंकाल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है। यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है। तो किस किस प्रकार का होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? दो प्रकार का। एक होगा स्मूथ, एक होगा रफ। एक होगा स्मूथ, एक होगा रफ। एक कुछ खुरदरा हुआ और एक एकदम मुलायम हुआ, ये समझ लीजिए हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका ऊपरी भाग और निचली भाग,
थोड़ा लाइट डिस्टर्ब है ना। तो यहाँ देखिए ये दो प्रकार का होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, एक स्मूथ होता है, एक रफ होता है। तो स्मूथ स्मूथ पे क्या होता है, इस भाग पे समझ लीजिए ये स्मूथ है और यहाँ नीचे रफ है। स्मूथ वाले भाग पे यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण होता है। यहाँ किसका निर्माण होता है, वसा का। तो इसीलिए यह एकदम स्मूथ होता है। और निचले भाग पर जो ये होता है रफ वाला भाग, रफ वाले भाग पर इस पे पाया जाता है राइबोसोम। क्या पाया जाता है, राइबोसोम। और राइबोसोम ही प्रोटीन का निर्माण। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, तो हमारे वैज्ञानिकों ने इसको जूम किया, जूम करके देखा कि यहाँ पर खुरदरा क्यों है, खुरदरा क्यों क्यों है। तब उन्होंने देखा कुछ यहाँ पर छोटा छोटा कुछ ऐसे था, ऐसे ऐसे। तो उन्होंने देखा कि इसमें यहाँ प्रोटीन का, तो अगर ये पूछेगा पेपर में कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रफ क्यों होता है, तो रफ इसलिए होता है खुरदुरा, क्योंकि वहां पर राइबोसोम पाया जाता है और राइबोसोम द्वारा ही प्रोटीन का निर्माण होता है, राइबोसोम द्वारा ही प्रोटीन का निर्माण होता है। तो ये यहाँ पर इसलिए ये रफ होता है, क्योंकि अगर उसमें कुछ थोड़ा थोड़ा है, राइबोसोम है, इसलिए वह खुरदरा होता है। और स्मूथ वाले पर वसा का निर्माण होता है और रफ वाले पर प्रोटीन का निर्माण होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दो भाग होता है, एक स्मूथ होता है, एक रफ होता है। रफ वाले पर प्रोटीन का निर्माण होता है, जहाँ यहाँ पर राइबोसोम पाया जाता है। और राइबोसोम भी दो प्रकार के होते हैं, और स्मूथ वाले पर वसा। अब हम देखते हैं राइबोसोम। यहाँ इसमें तो राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम। रफ वाले पर राइबोसोम पाया जाता है, इसलिए यह खुरदुरा होता है, इसलिए यह खुरदुरा होता है। और स्मूथ वाले पर वसा का निर्माण होता है और रफ वाले पर राइबोसोम पाया जाता है, जिसके कारण प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं राइबोसोम क्या होता है। राइबोसोम, राइबोसोम भी दो प्रकार का होता है। राइबोसोम दो प्रकार का होता है, एक 70S, एक 80S। सेडिमेंटेशन कहते हैं, यस मतलब सेडिमेंटेशन होता है कि उसकी गहराई कितनी होती है। ठीक है, तो सेडिमेंटेशन। और हम, अच्छा आप सोचिए कि आपको कितने कितने की जरूरत है, 70S की जरूरत है प्रोटीन की, 80S की जरूरत है। हमारा शरीर भारी भरकम है, जंतु भी भारी भरकम के होते हैं, तो हम लोग को 80S की जरूरत होती है। तो हमारे शरीर में जो समझ लीजिए ये कोशिका है, कोशिका के अंदर अंदर प्रतिबिंब जालिका पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, एक स्मूथ और एक रफ। रफ पे राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम पे हमारे शरीर में जितने भी हमारे शरीर में 80S का पाया जाता है, 80S का राइबोसोम। कितने एस का, 80S का। और अच्छा भैंस में, गाय में, जंतु में, इसमें भी 80S का ही पाया जाता है। वायरस में, क्योंकि वायरस को क्या करना है, एकदम छोटा ऐसा है जो हम क्या भाई कोरोना, जैसे समझ लीजिए कोरोना, उसमें 70S का वायरस पाया जाता है, 70S का प्रोटीन उसमें होता है राइबोसोम में, ओ कोरोना में, तो उसमें 70S होगा। और हमारे शरीर में 80S का होता है। तो पूछेगा कि मनुष्य के शरीर में कितने एस का प्रोटीन पाया जाता है, तो 80S, राइबोसोम कितने का पाया जाता है, 80S वाला। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। और यह कोशिका के अंदर का सबसे छोटा भाग होता है राइबोसोम। कोशिका में सबसे छोटा भाग राइबोसोम ही होता है। कोशिका तो खुद ही छोटा होता है, अब उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो भी दो भाग, एक स्मूथ एक रफ, और यह भी रफ में पाया जाता है। और खुद ही इतना अंदर चला रहा है तो छोटा तो होगा ही, और छोटा उसमें भी 80S वाला पाया जाता है। तो शरीर में, हमारे शरीर में 80S का पाया जाता है। तो अगली क्लास हम कल करेंगे, नहीं तो यह वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो अगली क्लास देखने के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।